आपने वाटर प्लैनेट्स का नाम सुना होगा जहाँ सिर्फ पानी ही पानी होता है, या फिर जहाँ सिर्फ हीरे की बारिश होती है। ऐसे प्लैनेट्स भी देखे होंगे, या फिर किसी अंडे के शेप का प्लैनेट वो भी देख लिया होगा। लेकिन ये जो ज़ॉम्बीज होती है, जिनके बारे में हमने अक्सर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के फिल्म्स या वीडियो गेम्स में भी देखा है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये प्लैनेट्स। अब जिनको ज़ॉम्बी का आइडिया नहीं है, उन्हें शॉर्ट में बता दूं, ज़ॉम्बीज बेसिकली मरे हुए इंसान की बॉडी में किसी की आत्मा को सब मैजिकल या अननोन वे में डाल दिया जाता है, जो सिर्फ इंसानों के मांस का प्यासा हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये ज़ॉम्बी प्लैनेट्स, जिसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा एक मैसिव स्टार के जीवन के अंत के बारे में। जब एक स्टार अपने जीवन के एकदम अंत में होता है तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद उसका कोर भी इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा स्टार कोलैप्स करते हुए न्यूक्लियर फ्यूजन का एक आखिरी बर्स्ट रिलीज करता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अब ये सुपरनोवा यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक घटनाओं में से एक है, जिसमें इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है कि उससे एक पूरी गैलेक्सी में उजाला हो सकता है। और जब सुपरनोवा का एंड हो जाता है, तब उसके बाद स्टार का डेड कोर ही बाकी बचता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अब ये न्यूट्रॉन स्टार अपने आप में ही मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सिटी के साइज का होते हुए भी इनका मास हमारे सूरज के जितना ज्यादा होता है। यानी इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि इमेजिन करो एक छोटा सा बॉल है जो साइज में तो फुटबॉल से भी छोटा है, बट उसका वजन एक शहर के टोटल वेट से भी ज्यादा है। तो इन न्यूट्रॉन स्टार्स में से कुछ तो स्पेस में रेडियो वेव्स की बीम एमिट करता है, इन्हें पल्सर नाम दिया गया है। जब भी कोई स्टार एक्सप्लोड होता है, तब स्वाभाविक रूप से उसके आसपास मौजूद सभी प्लैनेट्स भी नष्ट हो जाता है। लेकिन धरती से करीब 2300 लाइट ईयर दूर एक ऐसा पल्सर मौजूद है जो 3 रॉकी प्लैनेट्स द्वारा ऑर्बिट किया जाता है। इन रॉकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन स्टार के एक्सप्लोजन के बाद हुआ था, जिनके चलते ही इन्हें ज़ॉम्बी वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब स्टार के सबसे करीबी प्लैनेट का नाम ड्रैगवार है, जिसका साइज हमारे चांद से भी 2 गुना ज्यादा है, और इसके आसपास पोल्टरजिस्ट और फोबेटोर नाम के 2 और ज़ॉम्बी वर्ल्ड्स मौजूद है, जो कि हमारी धरती से भी 4 गुना ज्यादा विशाल है। जिस पल्सर स्टार को ये ऑर्बिट करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा है कि उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिकल करेंट्स प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच के स्पेस में एक आर्क बना देता है, जिससे वहाँ हर समय हमारी नॉर्दर्न लाइट्स की तरह ही ऑरोरास देखने को मिलता है। अभी तक मैंने आपको जिन प्लैनेट्स के बारे में बताया है, वो सभी स्टार को ऑर्बिट करता है, पर अब मैं आपको जिस आखिरी भयंकर प्लैनेट के बारे में बताने वाला हूँ, ना तो वो किसी स्टार को ऑर्बिट करता है और ना ही उसके आसपास कोई दूसरा प्लैनेट है। ऐसे प्लैनेट्स को रोग प्लैनेट कहा जाता है, जो यूनिवर्स की डार्कनेस में अकेला घूमता रहता है। PSO J318522 नाम के इस रोग वर्ल्ड पर हर समय बारिश होती रहती है, पर वो रेनफॉल पानी की नहीं बल्कि मोल्टेन आयरन की होती है। अब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा जरूर लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल रियल है। मतलब कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। इस प्लेनेट का साइज हमारे जुपिटर से भी 8 गुना ज्यादा बड़ा है, पर इसकी एज महज 1.2 करोड़ साल ही है, जो कॉस्मिक स्केल में बहुत ही कम है। अब ऐसा माना जाता है कि ये प्लेनेट भी हमारी तरह एक प्लेनेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ करता था, पर बाद में किन्हीं रीजंस की वजह से ये अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल आया और स्पेस की वास्ट डार्कनेस में घूमने लगा। इस पर दिन में कई बार साउंड की स्पीड से डस्ट स्टॉर्म आता रहता है, साथ ही यहाँ मोल्टेन आयरन की बारिश भी होती है। और हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये सामने आया है कि हमारे यूनिवर्स में इस तरह के करोड़ों रोग प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, जो अपने आप में ही डरा देने वाली बात है, क्योंकि न जाने कब कोई रोग प्लैनेट हमारे ही सोलर सिस्टम में घुसकर हमारी धरती से ही टकरा जाए। और ऐसा करने से ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी प्लैनेट ही कहलाएगा, क्योंकि एक ज़ॉम्बी भी इंसानों पर इसी तरह अचानक से हमला कर देता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढ निकाला जो हमसे 122 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है, और नासा ने इस प्लैनेट से अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया, जो यहाँ एलियन लाइफ फॉर्म होने की ओर इशारा करता है। और JWS ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की भी खोज करी जिसका मास धरती का 91% है और साइज 99% के बराबर है। ऐसे ही स्ट्रेंज और अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के काम में जुटा है नासा का ट्रांजिस्टरिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस। और इन एक्सोप्लैनेट को जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले ही टेस ने ही ढूंढ निकाला था। अब जरा इस प्लैनेट को देखिए, यहाँ पर गर्म उबलते हुए लोहे की बारिश होती है, और ये बारिश सिर्फ आसमान से जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से आसमान की ओर और हर तरफ से बारिश होती है। ऐसा ही एक और प्लैनेट है जहाँ कांच के टुकड़ों की इतनी तेज बारिश होती है जो धरती पर आए अब तक के सबसे तेज तूफान हैरिकेन पैट्रिका से 3 लाख गुना ज्यादा है। और इस एक्सोप्लैनेट से तो लाइट कभी रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं लौटता।
इसे सुनकर आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता होगा, पर ऐसा है नहीं। इसके पीछे का कुछ और ही कारण है। और सबसे आखिर में जानेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसका शेप बिल्कुल एक बनाना यानी कि केले जैसा है। तो चलिए अपने लाइटनिंग स्पीड एयरक्राफ्ट को तैयार कर यूनिवर्स में मौजूद ऐसे ही कुछ अर्थ लाइक और डरावने एक्सोप्लैनेट को एक्सप्लोर करते हैं, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढ निकाला। वास्प 76 भी ये जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट है। इसके नीले रंग की ओर मत जाइए, ये इतना गर्म है कि साइंटिस्टों ने इसे हॉट जुपिटर का नाम दिया है। और ये अपने होस्ट स्टार से आने वाले 95% रेडिएशन को खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फॉर दैट रीजन इसका एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा गर्म है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पानी की नहीं बल्कि पिघलते हुए लोहे की बारिश होती है। और ये गैसियस प्लेनेट है जिस पर सॉलिड सरफेस नहीं, इसीलिए यहाँ पर गर्म उबलते हुए बारिश की बूंदे किस ओर से आकर गिरेगी ये कोई नहीं जानता। और इस पिघलते हुए लोहे की बारिश की हर बूंद का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ये इतना गर्म है कि मेटल्स इसके एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही सेकंड्स में भाप बनकर उड़ जाता है। तो जरा इमेजिन करिए, अगर हम इस प्लेनेट पर कदम रखते हैं तो हमारा हाल क्या होगा। बस कुछ सेकंड में ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। HD 189733b ये एक ऐसा अनोखा प्लेनेट है जहाँ कांच के टुकड़ों की बारिश होती है, और वो भी बहुत तेज। दरअसल इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये कांच के टुकड़े यहाँ बुलेट की स्पीड से गिरते हैं। तो ऐसे में अगर हम गलती से भी इस प्लेनेट पर चले गए तो स्पेस सूट भी हमारे शरीर के टुकड़े होने से हमें नहीं बचा सकता। अब जरा स्पेसक्राफ्ट को मोड़ते हैं कोरोट 7b प्लेनेट की ओर, जो नर्क से भी बदतर जगह है, जिसको देख आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये एक प्लेनेट कम और एक रेड जायंट सितारा ज्यादा है, क्योंकि इसका होस्ट स्टार प्लेनेट से काफी नजदीक मौजूद होने के कारण ये प्लेनेट उबलते हुए लावा से भरा है। इसका होस्ट स्टार हमारे सूरज के मुकाबले 360 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये प्लेनेट अपने सितारे के बेहद करीब होने के कारण सितारे से आने वाले रेडिएशन का 80% प्लेनेट पर अटैक करता है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना अधिक है जो किसी भी पत्थर को पिघलाकर भाप बना सकता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोरोट 7b प्लेनेट टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा बर्फ से जमा हुआ है तो वही दूसरा हिस्सा पिघलते हुए लावा से भरा है। और सूरज की रोशनी और अत्यधिक तापमान इन सब के कारण ये हर समय जलता रहता है। इसीलिए कंडेंसेशन के चलते यहाँ भी बारिश होती है, पर कांच या लोहे की नहीं बल्कि जलते हुए पत्थरों की, जो किसी रॉकेट या बुलेट की स्पीड से आसमान से गिरता है। वैसे तो ये प्लेनेट हैबिटेबल नहीं, पर इसके खोज के शुरुआती दिनों में वैज्ञानिक इसे हैबिटेबल प्लेनेट समझ रहे थे, मगर वो गलत थे। और आज हालत ये है कि ये प्लेनेट धीरे धीरे अपने होस्ट स्टार के करीब चला जा रहा है, यानी इसका तापमान समय के साथ इंक्रीज होता जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट अपने सितारे से टकराकर गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं हमसे 750 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक गैस जायंट प्लेनेट ट्रेस 2b की। अगर हम किसी नॉर्मल स्पेसशिप से इसके सफर पर निकलते हैं तो ट्रेस 2b प्लेनेट पर पहुंचने में हमें 10 मिलियन साल लग जाएंगे। ये प्लेनेट हमारे सूरज की ही तरह एक येलो डॉर्फ सितारे का चक्कर लगाती है और इसका मास जुपिटर से 1.5 टाइम ज्यादा है। ये सब तो ठीक है, पर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हम और आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल इस प्लेनेट पर अनंत काल से अंधेरा छाया है और ये अभी तक पाए गए सभी एक्सोप्लैनेट्स में सबसे डार्केस्ट प्लेनेट है। ट्रेस 2b का सरफेस कोल्ड डस्ट से भी कम मात्रा में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण यहाँ जरा भी रोशनी नहीं दिखती। पर ऐसा नहीं कि यहाँ रोशनी का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि एक तरह की डीप रेड लाइट पूरे प्लेनेट पर फैला हुआ है, जो इसके एटमॉस्फेयर के जलने के कारण पैदा होती है। और यहाँ चलने वाली हवाएं लावा से भी गर्म होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब डरावना प्लेनेट था, तो आइए आपको इससे भी डरावने प्लेनेट से मिलाता हूँ। यहाँ हम एक प्लेनेट का नहीं बल्कि 3 प्लेनेट का एक साथ जिक्र करेंगे, जो हमसे 2300 लाइट ईयर दूर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में बसा है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 35 मिलियन साल का वक्त लगेगा, जिनका मास धरती से काफी कम है। और ये 3 एक्सोप्लैनेट है पोल्ट्रोगिस्ट, ड्रैगर एंड फोबाटोर। और बहुत जल्द ये प्लैनेट्स गायब हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट्स किसी सितारे का नहीं बल्कि एक पल्सर का चक्कर लगाता है। पल्सर एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन स्टार है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये सितारा एक दिन एक्सप्लोड होगा, जिसके बाद इसके एक्सप्लोजन से बहुत ही ताकतवर पल्स एमिट होगी।
इसके एक्सप्लोजन से ठीक पहले ये स्टार शॉकिंग स्पीड से घूमता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन तीनों प्लैनेट्स का क्या हाल होगा। मैग्नेटिक फील्ड के पावरफुल इम्पैक्ट के कारण ये प्लैनेट धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और इसका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा ही एक और अनोखा एक्सोप्लैनेट हमसे 320 लाइट ईयर दूर बसा है, जहां हमें बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ये एक ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3 स्टार मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस प्लैनेट पर जब एक सूरज डूबता है तो बाकी 2 सूरज उगते हैं और ये सर्कल चलता ही रहता है, यानी कि यहाँ पर कभी रात नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम से 430 लाइट ईयर की दूरी पर वैज्ञानिकों ने एक और अद्भुत एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला, J1047b। इसका दूसरा नाम उन्होंने रखा द मेगा सैटर्न। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आकार सैटर्न के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा, वही इसके रिंग्स का आकार सैटर्न के रिंग से 640 गुना ज्यादा दूर तक फैला हुआ है और जिसका रेडियस करीब 90 मिलियन किलोमीटर का है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये रिंग्स इसके चारों ओर 15 से 25 अलग अलग सेट्स में मौजूद है। हमारे पास मौजूद सबसे फास्टेस्ट रॉकेट की मदद से अगर हम इसके रिंग्स को पार करने की कोशिश करें तो हमें 2 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे सैटर्न के चारों ओर रिंग्स बनने का मेन रीजन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक उसी तरह मेगा सैटर्न के इतने विशाल रिंग्स के पीछे भी शायद इसका ग्रेविटी ही जिम्मेदार है। वैसे इसके इयररिंग्स देखने में बेहद कमाल के लगते हैं। अगर आप बहुत लकी है तो शायद आपने कभी न कभी आसमान में ब्लड मून देखा होगा। अगर हाँ तो जरा इमेजिन करिए एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जहाँ एक नहीं बल्कि आसमान में 6 चमकते हुए ब्लड रेड मून्स देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ट्रैपिस्ट-1b एक्सोप्लैनेट की। ये प्लेनेट भी धरती की ही तरह रॉकी प्लेनेट है, पर यहाँ का टेम्परेचर और जिन 6 मून्स की बात मैंने अभी की वो असल में ट्रैपिस्ट सिस्टम में मौजूद 6 एक्सोप्लैनेट्स है जो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिनमें से 3 एक्सोप्लैनेट्स तो हैबिटेबल जोन में स्थित है। लेकिन ट्रैपिस्ट-1b के सरफेस से देखने पर ये सारे चांद की तरह दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इनमें से 2 प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर हो सकता है, तो वही ट्रैपिस्ट-1b प्लैनेट पर पानी भाप के रूप में होने के काफी हाई चांसेस है। और उनका ऐसा भी मानना है कि इनमें से किसी प्लैनेट पर शायद एलियन लाइफ फॉर्म भी बसते होंगे। ऐसा ही एक अनोखा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में भी मौजूद है, जिसका नाम मार्स यानी मंगल ग्रह है, जहां सोलर सिस्टम का बिगेस्ट वोल्केनो मौजूद है। फिलहाल आज की तारीख में मार्स काफी शांत और रिलैक्सिंग प्लैनेट है, पर अतीत में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ मौजूद विशाल और अनगिनत वोल्केनोस के कारण हर समय मंगल पर भयंकर भूकंप आते थे। इन्हीं में से एक वोल्केनो है ओलिम्पस मोन्स, जिसकी ऊंचाई 16 मील यानी कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। और यहाँ इतने विशाल वोल्केनोस के पीछे मार्स की कमजोर ग्रेविटी और टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की कमी को बताया जाता है। एक तरफ जहाँ मार्स काफी ड्राई पहाड़ और क्रेटर से भरा पड़ा है, वही हमसे 100 लाइट ईयर दूर ड्रैगन कॉन्स्टेलेशन में बसा TOI-1452b एक्सोप्लैनेट कम्प्लीटली लिक्विड वाटर से ढका है, जिसे नासा के टेस्ट टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में खोजा गया और इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसका आकार धरती की तुलना में 7 गुना और मास धरती से 48 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी डेंसिटी काफी लो है। साइंटिस्टों के मुताबिक ये प्लेनेट पूरा का पूरा विशाल समुद्र से घिरा है और इसके डीप ओशंस के नीचे रॉक सॉलिड सरफेस मौजूद है, बिल्कुल धरती की ओशन की तरह, पर इसका समुद्र धरती से बिल्कुल अलग है। प्लेनेट TOI-1452b ये प्लेनेट एक नहीं बल्कि 2 सूरज का चक्कर काफी तेज गति से लगाता है और यहाँ एक साल धरती के सिर्फ 11 दिनों के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे अगर इस प्लेनेट पर पानी है तो जीवन भी डेफिनेटली होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, इसीलिए शायद यहाँ जीवन के होने के चांसेस काफी हाई है और ये प्लेनेट अपने होस्ट सितारे के हैबिटेबल जोन में भी आता है। अब शायद यहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन हो या ना हो, पर कुछ पानी के बैक्टीरिया, जायंट फिश या फिर कुछ डरावने समुद्र जीव यहाँ के पानी में रहता है। वैसे बात करें अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए हमें स्पेस में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में झांके तो यहाँ हाउमिया नाम का एक स्ट्रेंज प्लेनेट बसता है, जो नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर मौजूद क्यूपर बेल्ट जोन में स्थित है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? तो हाउमिया पर एक दिन धरती के 4 घंटे के बराबर है, जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसकी हाई स्पीड ही हाउमिया की इस अद्भुत आकार का कारण है, जो देखने में बिल्कुल किसी रग्बी बॉल और कुछ स्ट्रेंज एंगल से तो बिल्कुल किसी बनाना के शेप की तरह लगता है। हाउमिया का साइज धरती के तुलना में 10 गुना कम है, जिसका रेडियस 385 माइल्स और इसके पास 2 चांद है, जिसका नाम है नामाका एंड हियाका। सूरज से इसकी दूरी धरती की दूरी का 43 टाइम्स और इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 292 अर्थ ईयर का समय लगता है।
लेकिन अभी हाल ही में हाउमिया के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई जिसने एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक्चुअली इस अद्भुत ऑब्जेक्ट के चारों ओर 43 माइल रेडियस का एक पत्थरों के टुकड़ों से बना एक रिंग मौजूद है, जिसकी दूरी इसके सरफेस से 620 माइल्स है। ग्लिस 5821c धरती से 20 लाइट ईयर दूर बसा है, जिसका साइज अपने होस्ट सितारे के बराबर ही है, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसकी सबसे अनोखी बात ये कि अगर आप इसके लेफ्ट साइड में उतरे तो यहाँ इतनी गर्मी रहती है कि मानो आप किसी रेगिस्तान में आ गए हो, बिल्कुल वीनस की तरह, और ये गर्मी आपको 1 सेकंड में ही जला देगी। वही अगर आप इसके डार्क साइड में उतरे तो यहाँ इतना ठंड का सामना आपको करना पड़ेगा कि आपका स्पेस सूट भी आपको नहीं बचा सकता। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसी भी जगह है जहाँ पर वो इधर जिंदा रहने के लायक है। नासा और दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसीज पूरे ब्रह्मांड में धरती की ही तरह एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे ही एक्सोप्लैनेट्स पर इंसान अपना नया घर बना सके। साल 2017 में नासा के साइंटिस्ट को एक ऐसे अजीब एक्सोप्लैनेट्स का खोज मिला जिसकी डेंसिटी एक कॉटन कैंडी जैसा था। वास्प 107b नाम की इस एक्सोप्लैनेट का साइज तो जुपिटर के जितना है, मगर ये वही जुपिटर है जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकता है, लेकिन इसका मास धरती से 1300 गुना ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 30 गुना ज्यादा है। यानी कि साइज में जुपिटर जितना बड़ा होने के बावजूद इसका मास जुपिटर से बहुत ही कम है। यानी ये साइज में जितना बड़ा है रियल लाइफ में उतना ही हल्का है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट का नाम कॉटन कैंडी रख दिया है। तो जिस तरह रिसर्च करने पर धरती जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स साइंटिस्ट को मिलते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी मौजूद है जिसका साइज, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा यूनिक एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। और वैसा ही एक प्लैनेट है कोरोट 7b। धरती से 1.5 गुना बड़ा इस एक्सोप्लैनेट पर लगातार पत्थर की बारिश होती रहती है। यहाँ का सनराइज बहुत ज्यादा ब्राइटर इसलिए है क्योंकि ये अपने स्टार कोरोट 7 के काफी करीब स्थित है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज के डिस्टेंस की तुलना में 60 गुना कम है, जिस वजह से इस प्लैनेट के ब्राइटर साइड का टेम्परेचर 2600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे यहाँ का पत्थर पिघलकर पहले भाप बनता है और यही भाप ऊपर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन प्रक्रिया के बाद फिर से पत्थर बनकर वापस से इस प्लैनेट के सरफेस पर गिरता है। कुछ थियोरिकल मॉडल से भी बताता है कि इस प्लैनेट पर लावा के ओशंस भी मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि कोरोट 7b प्लैनेट का फॉर्मेशन एक गैस जायंट के रूप में ही हुआ था और शुरुआत में इसका साइज धरती से 100 गुना ज्यादा हुआ करता था। अगला प्लैनेट है J1407b। इस प्लैनेट को हम फादर ऑफ सैटर्न प्लैनेट कह सकते हैं क्योंकि इसके रिंग्स का रेडियस सैटर्न के रिंग से 200 गुना बड़ा है। जहां सैटर्न के पास 3 रिंग्स है, वही J1407b के पास 30 रिंग्स है, जो करीब 17 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डिस्टेंस सूरज और धरती के बीच के डिस्टेंस से भी ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्टों का मानना है कि इतने बड़े रिंग्स तभी बनता है जब कोई प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट तबाह हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि J1407b के सैटेलाइट्स इसके मास की वजह से ही तबाह हो गया था, क्योंकि इस प्लैनेट का मास जुपिटर से 40 गुना ज्यादा और धरती से 12,680 गुना ज्यादा है, जो कि बताता है कि इसका मास वाकई में बहुत ही ज्यादा होगा और यही कारण है इसके सैटेलाइट्स तबाह होने के। अब ये प्लैनेट्स तो रिंग्स और सैटेलाइट से घिरा हुआ रहता है, लेकिन इस अगले प्लैनेट के आसपास कोई प्लैनेट तो दूर कोई स्टार भी नजर नहीं आता। अब ये प्लैनेट किसी भी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता, बल्कि एक रोक प्लैनेट की तरह यूनिवर्स में कहीं भी घूमता रहता है। क्योंकि इसका कोई होस्ट स्टार नहीं है, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट के लाइट को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था और एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया कि ये प्लैनेट जुपिटर से न सिर्फ 8 गुना बड़ा है, बल्कि जुपिटर से ज्यादा ब्राइटर भी है। इसके ब्राइटनेस में होने वाले शिफ्ट से ये जानकारी मिलता है कि ये हर 5 घंटे में अपना पूरा खुद का एक राउंड मारता है। साथ ही इस पर करीब 800 सेल्सियस टेम्परेचर वाले बादलों का लेयर्स भी है। हालांकि इस प्लैनेट का फॉर्मेशन 1.2 करोड़ साल पहले ही हुआ था, मगर साइंटिस्ट को अभी तक इसके और इसके जैसे दूसरे रोक प्लैनेट्स के फॉर्मेशन कैसे हुआ वो पता नहीं चल पाया है। वास्प 12b जुपिटर से 2 गुना बड़ा यह गैस जायंट अपने सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 10 या 12 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 दिन लेता है, और ऊपर से इसका शेप भी एक अंडे जैसा है। ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के साथ मैटर एक्सचेंज करता रहता है और जैसे जैसे ये एक्सचेंज बढ़ जाता है, ठीक वैसे वैसे इसका स्पीड भी बढ़ता जाता है। साइंटिस्ट अब तक मानते थे कि इस तरह का मैटर एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार के बीच ही पॉसिबल है, लेकिन वास्प 12b एक लौता ऐसा एक्सोप्लैनेट देखा गया है जिसके साथ अपने होस्ट स्टार का मैटर एक्सचेंज होता रहता
है। इस प्लेनेट को खोजे जाने के लगभग 5 साल बाद हबल टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से पता चला है कि जब भी इस पर सॉलिड सरफेस रहा होगा तब वो सरफेस ग्राफाइट और डायमंड का बना हुआ होगा। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसे एक डायमंड प्लेनेट के तौर पर पेश किया था। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के फॉर्म में मौजूद है। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की जिसने हमारे यूनिवर्स के शुरुआती लम्हों को नोटिस किया था, जो कि है कैप्टन बी। अब ये प्लेनेट 11.5 बिलियन साल पुराना हो सकता है, मतलब इसका जन्म हमारे यूनिवर्स के जन्म के महज 2 बिलियन साल बाद ही हो गया था। इसे एक रेड शार्प ड्वार्फ के तौर पर क्लासिफाई किया गया है, जिसका ग्लोनेस काफी अलग है, जो हमारे सूरज के मुकाबले 250 गुना कम लाइट रेडिएट करता है। कैप्टन भी अपने सूरज के काफी करीब होने के बावजूद भी ये अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इस पर वाटर को लिक्विड फॉर्म में रहने देता है। इस प्लेनेट के डार्क साइड का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक और स्टार फेसिंग साइड में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि इसे तो हैबिटेबल प्लेनेट की कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है अगर हम इस प्लेनेट के लाइफ फॉर्मेशन पर ध्यान दें तो इसकी एज ही इससे हैबिटेबल प्लेनेट की लिस्ट से बाहर निकाल देता है, क्योंकि जब धरती पर 4.5 बिलियन सालों में जीवन पनप गया तो फिर 11.5 बिलियन सालों में इस पे अभी तक कोई लाइफ के सबूत ही नहीं मिले, जिससे ऑब्वियसली ये निकल कर आता है कि ये प्लेनेट हैबिटेबल हो ही नहीं सकता। केपलर 70b। अब चलते हैं सिग्नस कॉन्स्टेलेशन की तरफ, जहां करीब 650 लाइट ईयर दूर केपलर 70b नाम का एक प्लेनेट मौजूद है, जिसको खास बनाता है इसका टेम्परेचर। ये प्लेनेट हम इंसान द्वारा अब तक खोजा गया सबसे हॉटेस्ट एक्सोप्लैनेट है। इसका टेम्परेचर 7389 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे सूरज से भी लगभग 1500 डिग्री ज्यादा गर्म है। इसका स्टार केपलर 70 एक समय हमारे सूरज के जैसा ही एक सिंपल सा स्टार हुआ करता था, जबकि केपलर 70b जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट प्लैनेट था। करीब 2 करोड़ साल पहले ये स्टार अपने रेड जायंट स्टेज से होकर गुजरा, जिसके बाद ये एक डेड स्टार में तब्दील हो गया और इसके स्टार सिस्टम के प्लैनेट केपलर 70b का सिर्फ हॉट आयरन कोर ही बाकी बचा। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये प्लैनेट अभी भी भाप में बदल रहा है, जिससे इसका साइज और भी कम हो सकता है। फॉर्मलहॉट बी 2004 में हबल टेलीस्कोप द्वारा दूर स्पेस में गैस और डस्ट की एक डेब्रिस डिस्क खोजी गई थी, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इसका साइज जुपिटर से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये प्लैनेट फॉर्मलहॉट नाम के एक सितारे का चक्कर लगाता है, जो कि हमसे सिर्फ 25 लाइट ईयर दूर है और इसका रेडियस हमारे सूरज से दुगना है। और स्टडी करने पर ये सामने आया है कि ये प्लैनेट बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकल रहा है ठीक वैसे ही इसका स्पीड भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इससे पहले एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में कुछ बोल पाते, साल 2008 में खींचा गया एक इमेज ने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में तहलका मचा दिया। दरअसल इस इमेज से पता चला कि ये पहले बताए गए साइज से काफी छोटा है और इंफ्रारेड रेंज में इसका डिम ग्लो बताता है कि इसका मास भी धरती और मार्स के बीच का है। अब इसका साइज भले ही बढ़ रहा हो, पर इसकी ब्राइटनेस लगातार कम हो रही है, जिसको लेकर एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। लेकिन असल मिस्ट्री तो यही से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2014 में ये प्लेनेट अचानक से गायब हो जाता है। इससे पहले इस प्लेनेट को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था और साल 2008 में तो ये भी डिटेक्ट किया गया कि इसका साइज बढ़ रहा है और उसी के साथ इसका ब्राइटनेस घट रहा है। फिर इसका यूं अचानक से पूरी तरह गायब हो जाना साइंटिस्टों को परेशान कर रहा था। इस घटना के बाद रिसर्चर्स ने दोबारा रिसर्च करना स्टार्ट किया, जिसमें पता चला कि ये प्लेनेट असल में कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि ये तो एक डस्ट क्लाउड था जो कि 2 एस्ट्रॉइड के टक्कर से क्रिएट हुआ था। 2004 में हबल टेलीस्कोप ने फॉर्मलहॉट के पास एक ऐसी टक्कर भी डिटेक्ट करा था और यही कारण है कि शायद वही डस्ट क्लाउड एक्सपैंड होता गया, जिससे रिसर्चर्स को लगा कि इस प्लेनेट का साइज बढ़ रहा है। इस जानकारी के बाद भले ही फॉर्मलहॉट ने अपना एक्सोप्लैनेट का दर्जा खो दिया हो, पर यूनिवर्स में ऐसे और भी एक्सोप्लैनेट्स एग्जिस्ट करता है जो हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। KOI-5ab। अब बात करते हैं KOI-5ab एक्सोप्लैनेट की, मगर ये प्लेनेट जिस सोलर सिस्टम में रहता है वो इसे खास बना देता है। इस प्लेनेट का साइज सैटर्न के साइज का आधा है, जिसके चलते स्टार्टिंग में इस प्लेनेट को इग्नोर कर दिया गया था, मगर हाल ही में KOI-5 नाम के एक्सोप्लैनेट को साइंटिफिक अटेंशन मिला जिसका वो हकदार था, क्योंकि एक्सोप्लैनेट एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ये स्टार A का चक्कर लगाता है जो कि B स्टार के काफी क्लोज है। ये दोनों ही स्टार्स हर 3 साल में एक दूसरे के अराउंड एक चक्कर लगाता है, लेकिन इनके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल बाउंड स्टार यानी कि स्टार C है, जो कि हर 400 साल में स्टार A और B दोनों को ऑर्बिट करता है।
अगर हम किसी तरह इस एक्सोप्लैनेट तक पहुंच के इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाए, तब हमें यहाँ बहुत सी गजब नज़ारे देखने को मिलेगा। हमारे नीचे का व्यू बिल्कुल डार्क होगा और हमें एक सन की जगह 2 सन दिखाई देगा, जिनमें से एक हमारे सूरज से 17 गुना ज्यादा बड़ा और दूसरे की ब्राइटनेस हमारे सूरज से आधा देखने को मिलेगा। हालांकि सबके बावजूद भी ये स्टार हमारे फुल मून से भी हजारों गुना ज्यादा ब्राइट होगा, जिसे हम खाली आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी एक्सोप्लैनेट्स में से आपको कौन सा एक्सोप्लैनेट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।